हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। देखिए, देश भर में 2026 की जनगणना को लेकर सरकार ने नए नियमों की घोषणा कर दी है, जिसमें समय पर सही जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या जानकारी देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल पिछली जनगणनाओं में कई बार लोगों द्वारा अधूरी या गलत जानकारी देने की शिकायतें सामने आई थी, जिससे डेटा की सटीकता पर असर पड़ा था। इस बार डिजिटल सिस्टम के जरिए डेटा कलेक्शन को ज्यादा पारदर्शी और सटीक बनाने की तैयारी की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक की सही गणना हो सके और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे पूरी ईमानदारी से अपनी जानकारी साझा करें। और वहीं दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें जांच को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में पहले भी कई बड़े नेताओं और अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है, जिससे ये केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ईडी का आरोप है कि नीति लागू करने में अनियमितताएं हुई, जबकि केजरीवाल पक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए जवाब मांगा है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मामला और गर्मा सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर में 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है, जिससे आम लोगों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। नई दरों के अनुसार कुछ शहरों में कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कुछ जगहों पर मामूली राहत भी देखने को मिली है। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के आधार पर दरें तय करती हैं। पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी था, जिसका असर अब घरेलू बाजार में दिख रहा है। इस बदलाव का सीधा असर परिवहन और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने शहर के ताज़ा रेट जरूर चेक करें। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन बुलडोजर चलवा दिए हैं। ये कार्रवाई मंडी चौकी क्षेत्र में की गई, जहां अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यहां अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। प्रशासन ने पहले ही लोगों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का मौका दिया था। अब इस कार्रवाई के बाद इलाके में साफ सफाई और यातायात व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि केवल स्मार्ट कार्ड में परिवर्तित न होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस को फर्जी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें लाइसेंस की वैधता पर सवाल उठाया गया था। दरअसल कई राज्यों में पुराने कागजी लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदलने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई लोग अब भी पुराने लाइसेंस का उपयोग कर रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक लाइसेंस विधिवत जारी हुआ है तब तक वह वैध माना जाएगा। इस फैसले से लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है, जो अभी तक अपने पुराने लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, करीब 7 साल बाद भारत को दुनिया का सबसे सस्ता कच्चा तेल मिलने जा रहा है, जिसकी बड़ी खेप गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि करीब 9 करोड़ 50 लाख लीटर तेल की यह खेप देश में ऊर्जा क्षेत्र के लिए राहत लेकर आएगी। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, जिससे भारत जैसे आयात करने वाले देशों पर दबाव बढ़ा था। अब सस्ता तेल मिलने से रिफाइनरी लागत में कमी आएगी और पेट्रोल डीजल के दामों पर भी असर पड़ सकता है। सरकार और तेल कंपनियां इस मौके को स्थिर कीमत बनाए रखने के रूप में देख रही हैं। इससे आने वाले समय में आम लोगों और उद्योगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को लेकर इंतजार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्दी नतीजे जारी किए जा सकते हैं। बोर्ड की ओर से संकेत मिले हैं कि कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है और परिणाम घोषित करने की तैयारी तेज हो गई है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, जिनके लिए ये रिजल्ट उनके भविष्य की दिशा तय करता है। पिछले वर्षों में भी बोर्ड ने अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में परिणाम घोषित किए थे। इस बार भी छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने रोल नंबर के जरिए आसानी से अंक देख सकेंगे। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। 1 अप्रैल से रबी विपणन सीजन 2026-27 के तहत गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। हर साल किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार खरीद केंद्रों के माध्यम से अनाज खरीदती है। इस बार डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, ताकि किसानों को सीधे उनके खाते में पैसा मिल सके। प्रदेश भर में हजारों खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। इस कदम से किसानों की आय बढ़ाने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत का काम फिलहाल टाल दिया गया है।
यह फैसला होमगार्ड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि अभ्यर्थियों को आने जाने में दिक्कत न हो। पहले इस मरम्मत कार्य के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन परीक्षा के दौरान भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने समय में बदलाव कर दिया। अब परीक्षा संपन्न होने के बाद ही मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। इस निर्णय से हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी यात्रा आसान हो गई है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आउटसोर्स कर्मचारियों ने 8 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ये कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में ठेके पर काम कर रहे हैं और नियमित वेतन की मांग कर रहे हैं। पहले भी कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। अब नाराज कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मचारी अब ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो अमेरिका से जुड़े तनाव कम होने के संकेत मिलते ही भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए और कई बड़े शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। पिछले कुछ समय से वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध जैसे हालात के कारण बाजार में दबाव बना हुआ था, लेकिन अब हालात सामान्य होने की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा लौटता नजर आ रहा है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खास तेजी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात स्थिर रहते हैं तो बाजार में और मजबूती आ सकती है। और एक और बड़ा अपडेट, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए पोल्ट्री फार्म लोन योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को 9 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस योजना का उद्देश्य है कि गांवों में छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। सरकार पहले भी पशुपालन और कृषि आधारित योजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करती रही है। अब पोल्ट्री फार्मिंग को एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। इस योजना के तहत आसान किस्तों और कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इच्छुक व्यक्ति बैंक या संबंधित विभाग में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी आईटी कंपनी ओरेकल ने वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करते हुए भारत में भी करीब 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने ये कदम लागत कम करने और संरचना को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां छंटनी कर रही हैं, जिससे आईटी सेक्टर में अस्थिरता बढ़ी है। ओरेकल का ये फैसला भी उसी वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है। इससे प्रभावित कर्मचारियों के सामने रोजगार को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में टेक सेक्टर में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और वहीं कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर ब्याज दर को 10% तक बढ़ाने की खबरों पर सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल ब्याज दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा दर ही लागू रहेगी। हर साल ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए ब्याज दर तय करता है, जो आर्थिक हालात पर निर्भर करती है। हाल के समय में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। सरकार के इस बयान के बाद इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। इससे करोड़ों कर्मचारियों को स्पष्टता मिल गई है कि उनकी बचत पर क्या रिटर्न मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ें, इससे पहले 1 अप्रैल से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। इन बदलावों में रेलवे किराया, टोल टैक्स, गैस सिलेंडर की कीमत और वेतन से जुड़े नियम शामिल हैं। हर साल नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ऐसे बदलाव लागू किए जाते हैं। इस बार भी सरकार ने कई क्षेत्रों में दरों और नियमों में संशोधन किया है। कुछ बदलावों से लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है, जबकि कुछ में राहत भी मिल सकती है। इसलिए आम नागरिकों को इन नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी हो गया है, ताकि वे अपने खर्चों की बेहतर योजना बना सकें। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों से नुकसान का विस्तृत आकलन रिपोर्ट तुरंत भेजने को कहा है। हाल के दिनों में कई जिलों में अचानक बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान चिंतित हो गए थे। सरकार ने पहले भी प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था लागू की है। अब इस बार भी नुकसान के आधार पर मुआवजा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। इस फैसले से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है और उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती एक बार फिर सक्रिय राजनीति में उतरती नजर आ रही हैं और लखनऊ में बड़ी रैली की तैयारी कर रही हैं। ये कदम 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। पिछले कुछ समय से पार्टी की सक्रियता कम दिख रही थी, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे थे। अब मायावती दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति बना रही हैं। इस रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में फार्मा उद्योग को बड़ा झटका लगा है, जहां निर्यात के लिए कंटेनर की भारी कमी सामने आई है। इस वजह से कई कंपनियों का तैयार माल समय पर विदेश नहीं भेजा जा पा रहा है। पिछले कुछ समय से वैश्विक स्तर पर शिपिंग कंटेनरों की कमी और लॉजिस्टिक समस्याएं बढ़ी हैं। इसी कारण निर्यात आधारित उद्योगों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फार्मा कंपनियों ने सरकार से इस समस्या के समाधान की मांग की है।
अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो निर्यात और व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियरों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर इंजीनियर एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। एसोसिएशन ने पूरे मामले को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है और इसे गलत ठहराया है। बताया जा रहा है कि कुछ इंजीनियरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद यह विवाद बढ़ गया। पहले भी विभाग में इस तरह के मामलों को लेकर तनाव की स्थिति बन चुकी है। अब एसोसिएशन ने उच्च अधिकारियों को पूरा मामला समझाते हुए कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। यदि समाधान नहीं निकला तो आगे आंदोलन तेज होने की चेतावनी दी गई है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, लखनऊ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विकास के बजाय गंदगी की राजनीति कर रहे हैं, जो प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर सरकार लगातार अभियान चला रही है। इस कार्यक्रम के जरिए शहरों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में और तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनता से भी सहयोग की अपील की गई है, ताकि स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सके।